हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी मार्च तक के करंट अफेयर्स और अप्रैल माह के पार्ट 1 को कवर किया था। अपने इस पार्ट में हम अप्रैल माह के अंतिम पार्ट या कहें पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले पार्ट में अप्रैल माह के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पे अपने अप्रैल माह के पार्ट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अप्रैल माह में कौन कौन से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको नाम याद रखना है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन है वो रसिया के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन है। ठीक है। दूसरी खास बात ये कि कोविशील्ड जो है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और कोवैक्सीन जो है उसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने नहीं, लेकिन अभी हाल ही में केबीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कोविशील्ड को लेके और कोवैक्सीन को लेके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट ने इसे मिलकर बनाया है। आपको यहाँ पे और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपसे इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना इनका बर्थडे कब मनाया जाता है, ये भी नहीं याद रखना इनका देहांत कब हुआ, बट ये याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इनके कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक है, तो पहली खास बात ये कि इन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। कानून वर्ड आपको वहाँ लिखा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ लिखा मिलेगा विधि मंत्री। तो आपको ये तथ्य याद रखना है कि ये भारत के पहले विधि मंत्री थे। खास बात यहाँ पे ये है कि ये संविधान सभा जो बनाई जा रही थी उसमें चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के पद पे ये थे। मतलब कि संविधान निर्माण की जो मसौदा समिति थी उसके ये अध्यक्ष बने थे। ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे। इन्होंने दलितों के लिए, सामाजिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के लिए उनके अधिकारों की बात की। और मैं आप में से अधिकांश लोगों से यही कहूँगा कि आप में से जो भी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग या किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन एक बार भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति इतना लाइफ में स्ट्रगल होने के बाद भी एजुकेशन प्राप्त करता है। मतलब आज की स्थिति तो ये है कि आदमी अगर गरीब है तो वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाता। उस समय क्या है कि आदमी की स्थिति गरीबी तो छोड़ो, समाज ही बहिष्कार कर रहा है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। सोचो कल से अगर आप में से अधिकांश लोगों के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाए कि नहीं नहीं, पहले आप 18 वर्ष में विवाह करो, उसके बाद आप अपने राजकुमार से कहना, अगर वो आपकी तैयारी कराएगा तो करा देगा, लेकिन हम आपको तैयारी नहीं कराएंगे, तो अपने आप आपके जो सपने हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। फिर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सामने होगा कि अच्छा किचन संभालें, पति को संभालें, सासू माँ को संभालें, उसी में ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हिम्मत नहीं हारी और नेवर गिव अप के अप्रोच के साथ में बड़े से बड़े पदों पे अपने आप को सिरोधार्य किया। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। खास बात यह है कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान देने के लिए आए थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन थे, हालांकि वो थे एक ही, बस वो 3 पार्ट में हुए थे। अब आपको लग रहा होगा साहब ऐसा क्यों बोले, क्योंकि मैंने इस पे टेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, खास बात ये भी है कि 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट समझौता किया। पूना पैक्ट वास्तव में रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक व्यवस्था की प्रमोट करने की बात की और दलितों को भी पृथक निर्वाचक देने की बात की। पृथक निर्वाचन का सामान्य सा मतलब ये होता है कि दलितों को केवल दलित ही चुनेंगे, मुसलमानों को केवल मुसलमान ही चुनेंगे। तो जब मुसलमानों को केवल मुसलमान ही चुनेगा तो मुस्लिम ही जीतेगा। ये पृथक निर्वाचन है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि बाबूजी ये गलत बात है, आप एक काम करो कि आप पृथक निर्वाचन की मांग को ठुकरा दो और आप आरक्षण पे लागू हो जाओ।
आरक्षण का क्या फायदा होता है? आरक्षण का ये फायदा था, गांधी जी ने ये बताया कि सोचो अगर किसी भी दलित वर्ग को कोई ब्राह्मण वर्ग, कोई क्षत्रिय वर्ग, कोई वैश्य अगर इसने चुना तो ये ज्यादा सम्मान की बात है कि दलित को दलित ही चुनेंगे, ये सम्मान की बात है। सिंपल सी मैं बात कहूं, आपने हाई स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया, अपनी क्लास में आप मॉनिटर बने रहे, ये सम्मान की बात ज्यादा है या फिर आप देश के कलेक्टर बन गए, फर्स्ट रैंक हासिल की, ये सम्मान की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रतिनिधियों से कंपटीशन करना पड़ा। तो वही गांधी जी ने सोचा। और आज आप देखेंगे कि जब भी ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं तो वहां पे दलित वर्गों के लिए सीटें जब आरक्षित कर दी जाती हैं तो उनको जब चुना जाता है तो वही ब्राह्मण उन्हें चुनता है, वही वैश्य उनको चुनता है और वही वहां पे रहने वाले अन्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ग के लोग भी चुनते हैं। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। विधि मंत्री मैंने आपको बता दिया, बौद्ध धर्म को इन्होंने बाद में स्वीकार किया। हिंदू कोड बिल को लेकर विवाद हुआ था, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हिंदू कोड बिल वगैरह क्या होता है, मतलब प्रीलिम में नहीं मेंस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो याद रखना है वो है इनकी पत्रिकाएं। इनकी पत्रिकाओं को आप याद रखिए, जैसे मूक नायक, आप देख रहे हो मूक नायक कब थी? 1920 में। तो 2020 में इसके 100 वर्ष हो गए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूक नायक पत्रिका किसकी है? बता देना, भीमराव अंबेडकर साहब की। बहिष्कृत भारत किसकी है? भीमराव अंबेडकर साहब की। समता या जनता किसकी है? भीमराव अंबेडकर साहब की। पुस्तकें इनकी और भी कई थी, जैसे जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे, अछूत कैसे बने, बुद्ध और उनके धम्म, हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, ठीक है। इनमें से मैंने लगभग अधिकांश बुक को पढ़ा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सीखना चाहिए। लेकिन वही है कि आप हर एक चीज़ को तर्क और तथ्य पे, तराजू पे तौल के ही पढ़ें। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो अम्बेडकर के मूल विचारों को भूल जाते हैं और अम्बेडकर के नाम पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। जैसे आप मायावती जी को देख लें, वो अम्बेडकर का नाम लेके उनके नाम की रोटियां सेकती हैं, ठीक है। या और भी जितने वर्ग के लोग हैं, जैसे सिंपल सा मैं कहूँ, हिंदू वर्ग की ही अगर आप बात कर लो तो आरएसएस या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पार्टी हिंदू क्या है या कोई भी धर्म या उनके जो भी फाउंडर रहे हैं, उनकी अप्रोच और उनकी मेंटलिटी कभी ऐसी नहीं रही है कि सत्ता को पाने के लिए किसी को दबा दें। वो ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सत्ता के लिए शोषण की कभी बात ही नहीं की। आप सोचो, एक व्यक्ति जो विधि मंत्री है उसको ये लगा कि बाकी उसकी सरकार सुन नहीं रही तो उसने इस्तीफा दे दिया। जहां लोग सरकार के लिए पैर पकड़ते हैं वो इंसान सरकार को ही छोड़ दिया। तो मतलब ये समझो कि उसकी एथिक्स, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी लाइफ कितनी मैच्योर रही होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना है, इनके कई इंपॉर्टेंट संगठन हैं। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे यहीं पे गलती करके आते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी इनका ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसूचित जाति फेडरेशन इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन 3 संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की थी। गोलमेज सम्मेलन आपको पता ही है, इसमें अब क्या आगे पढ़ने की आपको जरूरत है, ठीक है। गांधी और लॉर्ड इरविन के संदर्भ में था। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। कौशल्य का मतलब क्या है? स्किल देना। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होने चाहिए 2 तथ्य। पहला कि इसमें गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष, ये लाइन याद रखना, 15 से 35। आपको यहाँ पे घुमा देगा 18 से 40 वर्ष, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अंत्योदय दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। प्रश्न उठता है कि साहब अंत्योदय दिवस होता क्या है? अंत्योदय दिवस का सामान्य सा मतलब ये है, महात्मा गांधी का जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि अंतिम से अंतिम पंक्ति पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रखना, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति। जैसे आपकी ये श्री आईएएस एकेडमी जो है, ये केवल एक सोल्यूशन या केवल 2 से 3 लोगों के डिसीजन के आधार पे अपना डिसीजन नहीं लेती है, ये लेती है अंतिम से अंतिम व्यक्ति का। मतलब कोई झारखंड में बैठा है, कोई ओडिशा में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई आउट ऑफ कंट्री है, तो हम उनको ध्यान में रखकर अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इससे जुड़े और नॉर्मल तरीके से अपनी क्लास को कर सके, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसी को अंत्योदय बोलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक कॉन्सेप्ट था। बाकी आपको यहाँ पे
कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अगली बात आती है फास्टैग को लेके। इसमें केवल एक ही लाइन याद रखना है, वो ये कि ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कि सड़कों पे जब आप टोल टैक्स में जाते हैं, आपकी कार आप जाते होंगे लेके, तो सड़क पे टोल प्लाजा बने होते हैं, तो या आपकी कार के पास एक स्टिकर लगा होगा, देखना जब आप आगे की सीट में देखेंगे तो ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उस पर फास्टैग लिखा है। तो उस पर क्या होता है, वहां से रेडियो फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है और आपके अकाउंट से आपके पैसे कट जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्रू शरणार्थी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया कि ब्रू शरणार्थी को रियांग के नाम से जाना जाता है। ये त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं, पीवीटीजी ग्रुप में शामिल हैं। पीवीटीजी में 75 ट्राइब होती हैं, है ना। बाकी इसका क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आएगा, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये रिपोर्ट याद रखनी है, ठीक है। कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वास्तव में एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब एक एनजीओ है, यानी कि यूएन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। इतनी बातें हो गई। फिर बात आती कोडेक्स के बारे में। कोडेक्स का आपको बस सामान्य सा ये मतलब पता हो कि कोडेक्स का संबंध किससे है? खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों से। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि कोडेक्स का संबंध मानकों से मतलब खाद्य मानक निर्धारित करने से। आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, 2005 में से लागू किया गया था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना पता हो कि इसकी नोडल एजेंसी जो है वो होम मिनिस्ट्री है, और इसको चेयर्ड कौन करते हैं? होम मिनिस्टर नहीं साहब, इसको चेयर्ड करते हैं आपदा को प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है इसमें पैसा कहाँ से आता है? इसमें पैसा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, या कहें जो आपका आकस्मिक निधि होती है ना, उसी से इसमें पैसा आता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, सी पॉक्स क्या है? पॉक्स का मतलब एक तरीके की कोई बीमारी होगी, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना स्मॉल पॉक्स वगैरह, तो वैसे ही सीप पॉक्स है। सीप का मतलब भेड़, अर्थात भेड़ों में एक वायरल बीमारी। ये देखो क्वेश्चन नहीं आने वाले, मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी के लिए पता हो। कुछ चीज़ें हम ऐसी भी पढ़ते हैं जो जानकारी के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसमें सीप पॉक्स भी है, ठीक है। कि ये भेड़ों से संबंधित एक वायरल बीमारी है। बाकी आपको इसे याद नहीं रखना है, ये वायरस से संबंधित है। मे भी आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दे कि वायरस जनित बीमारियां कौन हैं, और उनमें सीप पॉक्स का नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। सेल कल्चर क्या है? सेल का मतलब हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनके संदर्भ में है। बाकी आपको कुछ भी याद रखना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वेरो कल्चर क्या है? ये कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया, मतलब एक तरीके का नीति निर्देशक तत्व है। अब आप में से अधिकांश बच्चों को पता होगा कि ये जो पंचायतें हैं ये कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। एक और जो क्वेश्चन याद रखना है, आज तक हमेशा यही क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन का प्रमुख लक्षण है निम्न में से कौन? तो पंचायती राज को दिया जाता है। लेकिन आपसे हो सकता है एक लाइन में केवल यही क्वेश्चन पूछते कि स्थानीय स्वशासन का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप बता देना स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की बात की गई है, जिससे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बस याद रखना है कि पंचायतों की जो सीटें होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है, मतलब ग्राम प्रधान। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि जिला पंचायत सदस्यों को हम चुनते हैं और उनके माध्यम से वो चुना जाता है, ठीक है। तो आपको बस ये बातें याद रखनी है। इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, 1/3 पद सभी
पद स्तरों पर महिलाओं के लिए अध्यक्ष के लिए आरक्षित होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाए तो ये मतलब उसी बचे हुए शेष कार्यकाल तक काम करती हैं। लेकिन अगर 6 महीने के अब समय उसमें शेष है तो फिर उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। समझ गए? तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि मान लो कोई पंचायत है, 5 वर्ष के लिए उसको बनाया गया, ठीक है, और वो 3 वर्ष में ही विघटित हो गई, ठीक है, तो नई जो पंचायत होगी वो अगले केवल 2 वर्ष तक ही काम करेगी। लेकिन अगर कोई पंचायत है 60 महीने का, मान लो उसका पूरा टेन्योर है, 60 महीने में 54 महीने उसने कंप्लीट कर लिए और फिर विघटित हुई, तो फिर जो बची हुई होगी वो नए कार्यकाल तक काम करेगी। और यही बात है इसमें भी कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान देना, राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है, ठीक है। 11वीं अनुसूची मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वित्त आयोग पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछेगा तो केंद्र का, प्री का नहीं पूछेगा, सॉरी राज्य का नहीं पूछेगा। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी पेशा के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको पेशा के बारे में बताया कि पेशा क्या है, ग्राम पंचायतों को अधिकार देता है कि जनजाति क्षेत्रों में कोई भी कानून है उसको सही से रेगुलेट करें। अगला है, ये केवल जानकारी के लिए, आप में से जो बच्चे आईपीएस बनेंगे उनको काफ़ी ये याद करना पड़ेगा, सीआरपीसी धाराएं, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, आईपीसी जैसे पढ़ते हो ना वैसे ही सीआरपीसी होता है। तो इसमें धारा 144 आप कई बार सुनते होंगे, ये क्या है? ये एक धारा है, एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार को रखने या उसके आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है। मतलब किसी के पास हथियार है और वहाँ धारा 144 लगी है तो इसके संदर्भ में फिर केस हो सकता है, ठीक है। धारा 144 की अवधि क्या है? इसके तहत जारी कोई भी आदेश सामान्यतः 2 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है। हालांकि इस अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के विवेकाधिकार के तहत आदेश को अवधि को 2 माह और बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता हो, ठीक है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे कहीं कर्फ्यू, कहीं धारा 144 लगी थी, तो आपको बस पता होना चाहिए कि धारा 144 और कर्फ्यू के मध्य में क्या डिफरेंस है। धारा 144 संबंधित क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के तहत लोगों को एक विशेष अवधि के दौरान घर के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना मोदी जी किस तरीके से सबको कमरे में पैक कर दिए थे, तो वो एक तरीके का कर्फ्यू ही था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा तो आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। न केवल आयोग इंपॉर्टेंट है बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बात है कि 1978 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा इसको गठन करने की बात हुई, जिसको 1992 में एक अधिनियम, क्या कहें, एक एक्ट के माध्यम से इसे स्थापित किया गया और ये एक वैधानिक निकाय बन गया। वैधानिक का मतलब ये दंड भी दे सकता है, ठीक है। वर्तमान में भारत में 6 जो हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। जैन अभी नए थे, इनको अभी ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि जो ये नेशनल अल्पसंख्यकों से रिलेटेड कमीशन होता है, माइनॉरिटी कमीशन, इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, मतलब टोटल इसमें 7 लोग, ठीक है। और इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में से किया जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि इसमें बहुसंख्यक का कोई मेंबर बना दिया जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है इसके सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि से कम तक होता है। मतलब प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो पद धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होगा। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या भारत के संविधान में कहीं अल्पसंख्यक वर्ग का जिक्र है? तो बिल्कुल भी नहीं साहब। दूसरी बात कि भारत के संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है, ठीक है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। बात आती है गुड गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। तो आपको बस ये याद रखना है कि चार्टलर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पूछेगा नहीं, लेकिन नया है तो मे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
AMR के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, दिल्ली के संदर्भ में 69वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो दिल्ली से संबंधित है बस। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। रुपए के मूल्य में गिरावट, अवमूल्यन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, इकोनॉमी में समझाया है, ठीक है। तो अवमूल्यन को बस मतलब आप ऐसे समझ लें सामान्य तौर पे कि मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, अभी $1 की कीमत जो है वो 70 रुपये है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ 1 रुपये की एक मिलती है तो कोई अमेरिकी हमारे यहाँ से कितनी चीज़ें ले जा सकता है? 70 वस्तुएं ले जा सकता है। अगर भारत सरकार ने इसको अवमूल्यित कर दिया, ठीक है, मतलब सरकार ने रुपए की कीमत को और गिरा दिया डॉलर की तुलना में, और अब डॉलर $1 हो गया 80 रुपए का, तो क्या होगा कि अब जो ये अंग्रेज है या कोई भी अमेरिकी है हमारे यहाँ से कितनी वस्तुएं ले जाएगा? 80 ले जाएगा। मतलब निर्यात काफी ज्यादा होगा। और एक बात बताओ, ये निर्यात को जब बढ़ावा देगा तो आप एक बात बताइए कि किसी को हार्ले डेविडसन अमेरिका से मंगानी है बाइक, ठीक है, तो अभी उसको पहले पे करना होता था कितने रुपए? 70 रुपए $1 में पे करने होते थे। अब वो कितने पे करेगा? 80 रुपए। तो मतलब हम आयात नहीं करेंगे चीजों का, हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे। अर्थात अवमूल्यन किस लिए होता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको बस ये याद रखना है। अब बात आती है रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? विदेशों से आयात करने वाले लोगों पर, ठीक है, विदेशों में पढ़ रहे छात्रों पर, विदेश यात्रा कर रहे लोगों पर, विदेशों में निवेश कर रहे लोगों पर, विदेश में चिकित्सा। सिंपल सी बात है, पहले हम 70 रुपए लेके जाते थे, अब हमें 80 रुपए लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सविता जी आप थोड़ा लेट आई हैं, कोई बात नहीं, 21 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है, आप अगले वीडियो में वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए, मुद्रा का मूल्य ह्रास मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ना, वही एग्जाम्पल दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि मुद्रा के मूल्य को कौन प्रभावित करता है। इस पे आपको हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे और एक को वहां से हटा दे। तो आप बता देना कि मुद्रास्फीति भी साफ करती है, ब्याज दरें भी करती हैं, व्यापार घाटा भी करता है, समष्टि आर्थिक नीतियां भी करती हैं, इक्विटी बाजार भी करती हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। NEFT और RTGS प्रणाली क्या, मैंने कई बार आपको बताया है, ये एक तरीके के ट्रांजैक्शन से संबंधित है। RTGS का मतलब रियल टाइम, मतलब इसमें आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT का मतलब क्या होता है कि केवल आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मैंने पहले पढ़ा दिया तो आप इसे मत याद रखिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे हो सकता है डिजिटल मुद्रा को लेके क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। डिजिटल मुद्रा भुगतान की वह विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है, अमूर्त है, अथवा डिजिटल मुद्रा वह स्वरूप है जो केवल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, भौतिक रूप में नहीं। मतलब नोट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे 100 रुपए का नोट दिखता है, 200 का दिखता है, 20 रुपए का दिखता है, तो डिजिटल मुद्रा ऐसी आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अमूर्त होती है, केवल इंटरनेट के माध्यम से इसका लेन देन होता है। बाकी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, ठीक है। भौतिक मुद्रा में जैसे बैंक नोट सिक्के आते हैं, ये सब होते हैं, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, एथेरियम आपको पता है ना, ये सब की सब एक तरीके की क्या है, मुद्रा ही है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, सीड का मतलब क्या होता है? बीज होता है। तो बीज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी कंपनी है, उसको स्टार्ट होने के लिए जो शुरुआती पैसे की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सीड फंड, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और खास बात क्या होती है कि सीड फंड कौन देता है? कोई एंजल इन्वेस्टर देता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, श्री IAS एकेडमी जो है इसको फंड कौन दे रहा है? प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन। प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन क्या करता है? बिजनेस करता है। प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन का संबंध एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करता है, बिजनेस में पैसा कमाता है। हमने उसको बताया कि हम ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे? उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जो हुए वो हमारे लिए हुए एंजल। कहते ना कि भगवान की दया से आप आ गए तो हमारा ये सब हो गया, मतलब एंजल बन के आ गए, उसी को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अब वो क्या करते हैं? उनका यही कहना है कि ठीक है, जब आप श्री IAS एकेडमी आपकी चल रही है, इसमें जो बच्चे सफल हों, तो वो जब सफल हों उसके बाद हमारा नाम ले लें,
तो होगा कि ऊपर भगवान जब हमको बुलाएगा चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त, तो थोड़ा सा पाप आप कम कर दिए जाएंगे। हालांकि वो पाप तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। कोयला गैसीकरण या कोल गैसिफिकेशन का क्या मतलब है? इसमें संश्लेषण गैस या कहें सिंथेसिस गैस या सिन गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। सिन गैस क्या होती है? यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनका मिश्रण है। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बार क्वेश्चन यही पूछा था, तो आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तेल में गिरावट हुई, प्राकृतिक गैस में गिरावट हुई, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाया है। खास बात क्या है कि 1 लाख रुपए से कम के ऋण देते हैं, मतलब अधिकतम ये 1 लाख रुपए तक का ही ऋण प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया है, और जब इंडियन इकोनॉमी हम फिर से रिवाइज कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें फिर से हम कवर कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पढ़ना है। फसल गहनता का मतलब क्या होता है? फसल गहनता का मतलब होता है कि एक कृषि क्षेत्र में एक ही खेत से कई फसलों के उत्पादन को संदर्भित करना, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उपजाना, वो कहलाता है फसल गहनता। फसल विविधीकरण का मतलब क्या होता है? कई सारी फसलों को उपजाना। अब आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा इसके लाभ क्या होते हैं। आपको एक लाइन में दे देगा कि फसल विविधीकरण के निम्न में से कौन कौन लाभ हैं। तो आपको ये डेप्थ अंदर का नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि छोटी भूमि पर आय में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिरता आती है, प्राकृतिक आपदाओं को कम करता है, संतुलित भोजन की मांग को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। संरक्षण के काम आता है, मतलब कि मिट्टी को संरक्षित करता है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जब भी आप मृदा को पढ़ेंगे, मृदा संरक्षण, तो वहाँ पे आपको यही आएगा कि फसलों का विविधीकरण क्या मृदा संरक्षण को बढ़ावा देता है? तो बिल्कुल साफ उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। बाकी है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बस पता हो कि ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। म्यूचुअल फंड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, तो आपने किसी दूसरी कंपनी जैसे LIC को पैसा दे दिया, आपने सहारा को पैसा दे दिया, इन लोगों ने शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट किया, वो कहलाता है म्यूचुअल फंड। हालांकि इसमें कई सारे शर्तें होती हैं कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपके नाम की बोली लगा रहे वो, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक फिक्स डिपॉजिट दे देंगे 6 से 7 महीने का या साल भर में, वही आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑक्सीजन संकट, आपने देखा होगा देश में ऑक्सीजन को लेके जो कोरोना की दूसरी महामारी आई थी उसमें दिक्कत हुई, ठीक है। तो ऑक्सीजन वास्तव में है क्या, और इसके संदर्भ में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का क्या मतलब है? ये मानव उपयोग के लिए उपयुक्त उच्च शुद्धता ऑक्सीजन है जिसका उपयोग चिकित्सा उपचार हेतु किया जाता है। यह ऑक्सीजन लगभग सभी आधुनिक संवेदनाहारी तकनीकों का आधार है जो ऑक्सीजन की उपलब्धता, हृदय स्थिरता आदि को बढ़ाकर शरीर के ऑक्सीजन की मांग को पूरा करता है, ठीक है। आपने देखा होगा। खास बात क्या है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत में जो ऑक्सीजन संकट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि सरकार सो रही थी। ऐसा नहीं है। आप जब इंटरव्यू में क्वेश्चन बताएंगे तो तथ्यात्मक बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ जो संकट हुआ उसके कई कारण थे। पहला, हमारे यहाँ टैंकर काफ़ी सीमित थे। दूसरा, उत्पादन जो संयंत्र हैं वो काफ़ी दूर हैं, मतलब 6 से 7 दिन का समय लग जाता है। तीसरा, हमारे यहाँ क्रायोजेनिक टैंकर नहीं। क्रायोजेनिक टैंकर का मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं -180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और लीकेज का भी डर रहता था कि मतलब हम कहीं सिलेंडर ले जा रहे तो कहीं वो फट ना जाए, है ना। तो इस चीज़ को, और आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र में जब ऑक्सीजन सिलेंडर वो आया था टैंकर, तो वहाँ पे उसको रिफिल करने में ही बहुत बड़ी त्रासदी हो गई थी। उसमें कई लोगों की मतलब जान भी गई थी और कईयों की बोली गई नहीं गई है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बस ये 4 कारण याद रखने हैं, ठीक है। ARC के बारे में, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो आपको यहाँ पे पढ़ाने की पूरी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। RCEP पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बट अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत अब इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और ये एक तरीके का विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, आसियान के 10 मेंबर, ये सबके सब शामिल हैं। मतलब इसमें कितने लोग शामिल हैं? 1 2 3 4 5
15 लोग, पहले इसमें 16 लोग होते थे। अब एक बात बताऊं आपको, फार्मूला देखो ऐसे याद रखा करो। आसियान में कितने मेंबर हैं? 10, ठीक है। आरसीईपी में कितने हैं? 15 मेंबर, 5 और जोड़ दो। और आपका जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें कितने मेंबर हैं? 18, 3 और जोड़ दो। कौन 3 जोड़ेंगे? भारत, यूएसए और रसिया, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, सॉरी आरसीईपी कह रहा हूँ, ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। तो उसमें 18 मेंबर हैं। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये फालतू की चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं है। करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब वही है कि सरकार जानबूझ के अपने रुपए के मूल्य को अवमूल्यित कर लेता है ताकि भारत से अमेरिकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आयात करें, ठीक है। यानी कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़े जबकि भारत दूसरे देशों से कुछ खरीदे नहीं, तो वही है बस। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में चर्चा में रहे गलवान, देप्सांग, ठीक है, प्लेन या हॉट स्प्रिंग, ये क्षेत्र कहाँ के हैं? तो लद्दाख के हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी डिटेल में याद नहीं रखना, मेंस का टॉपिक है, मेंस से पढ़ाएंगे तो याद रखना है। पेंगोंग तोसे लेक कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। वास्तव में ये चाइना और भारत के मध्य है। तो आपको हम इसकी लोकेशन एक बार दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे साहब मैप का तो आप यूज ही नहीं करते हो अब बिल्कुल, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हम प्यारे भारत से गए ऊपर, ये जम्मू कश्मीर का रीजन, ये है आपकी पेंगोंग लेक, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये आपकी पेंगोंग लेक है, ये भारत का बॉर्डर है, ठीक है। ये पेंगोंग तोसे आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा 3D करके दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पेंगोंग लेक यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी आपको ये पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों को 5 फिंगर के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, बस ये लोकेशन बस पता हो इतनी। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है, कोंग का दर्रा, वास्तव में यही है, इतना डिटेल में तो आपसे नहीं पूछेगा। काराकोरम श्रेणी आपको पता है ट्रांस हिमालयन की श्रेणी है, अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। भारत क्यूबा संकट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूरोपीय संघ और हिंद प्रशांत क्षेत्र आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कुलभूषण जाधव का मामला मेंस का टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट ये है आईसीजे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईसीजे यूएन का पार्ट है, आईसीसी जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है, क्रिमिनल कोड, ठीक है। और खास बात है कि हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड के हैग में है। दूसरी खास बात, भारत इसका सदस्य, दलबीर भंडारी इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आप अनीस जी 31 मिनट की क्लास आपकी स्किप हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास 31 मिनट की देख लेना, लेकिन उससे आगे की आप यहीं से कवर करें, ठीक है। चलिए बाकी अपना माइक ऑफ कर लेना, स्पीकर। बाकी यहाँ पे भारत चार्ट संबंध आपसे नहीं पूछेगा। बोआओ फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्योंकि भारत इसका सदस्य है, ठीक है। बोआओ फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब एक एनजीओ है जिसमें 26 देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। खास बात क्या है कि ये बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है? इकोनॉमिक इशू को डील करता है, तो बिल्कुल वही बात है। बोआओ फोरम आप बता सकते हैं। नए नए ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी बहुत पूछती है, खासतौर पे इंडिया जिसका मेंबर होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे इतने गंदे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी अब नहीं पूछती है। अब बात आती कोविड सिप्री पे, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं याद रखना। दंतक परियोजना, बस इतना याद रखना कि जो दंतक परियोजना है वो वास्तव में सड़क निर्माण से संबंधित है और इसे बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है। बीआरओ इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1960 में इसे गठित किया गया था ताकि नॉर्थ ईस्ट के या हमारे जो बॉर्डर सीमा के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करे, ठीक है। वर्तमान में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन यहाँ घुमा देगा, कहेगा कि भाई साहब जो ये बीआरओ है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? आपको दे देगा उसके सड़क एवं परिवहन मंत्री मतलब नितिन गडकरी जी के, तो बिल्कुल भी नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। दारबुक, स्वेग, दौलत बेग, ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं? लद्दाख के। तो आपको बस ये याद रखना है कि वहां पे इसने सड़क बनाया, बाकी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कोविड-19 भारत अमेरिका क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आर्मेनियाई नरसंहार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में पता होना चाहिए कि नगार्नो काराबाख नाम का एक क्षेत्र है जिसको लेके विवाद में है, ठीक है।
बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। भारत जापान पे आपसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ब्रिटेन के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो शायद इसमें दिया नहीं है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने पढ़ा है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सप्लाई चेन आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पोस्ट ब्रेग्जिट नहीं पूछेगा। हाँ, बस ये जरूर पूछेगा कि ब्रिटेन जो है मतलब यूनाइटेड किंगडम जब हम पढ़ते हैं ना तो इसका क्या मतलब होता है, तो वास्तव में इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ये चार जब मिलते हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो आप में से कई बच्चे जब भी इंग्लैंड बोलते हो और यूनाइटेड किंगडम बोलते हो तो दोनों अलग है, मतलब ब्रिटेन जो है ना वो चार छोटे छोटे आइलैंड देशों से मिलके बना है। आपको मूर्ख बना रहे हो क्या मास्टर, तो देख लो भाई, आपको लोकेशन दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरे भाई पृथ्वी को क्या हो गया हमारी, है ना। चलिए, ये है जैसे हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। हम यहाँ से ऊपर की ओर गए और जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमारा जो रीजन है ये बनता है ब्रिटेन का, ठीक है। मतलब यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे हो, ये है आयरलैंड आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम और जूम करेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड आपको मिल गया, ये आपको देखो यहाँ पे वेल्स मिल गया, ये आपको इंग्लैंड मिल गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, और ये आपका स्कॉटलैंड यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी आपका छोटा सा हिस्सा आइसलैंड वगैरह का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, सॉरी आइसलैंड का, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स का हिस्सा यहाँ पे शामिल है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको याद ही नहीं रखना है। इसके बाद आता है, ये भी आपको नहीं याद रखना है, रेड शिफ्ट क्या है। वैसे तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, लेकिन फिर भी आप देख लो कि ये अंतरिक्ष से संबंधित है। आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं और आकाशीय पिंडों से प्रकाश का लंबे रेडियो तरंग की ओर विस्थापन रेड शिफ्ट कहलाता है। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि हमने कमरा शिफ्ट किया, तो वही चीज़ यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये उतनी अच्छी नहीं होती जितनी ग्रेफीन की बैटरी होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्द इसमें नुकसान होते हैं, ओवर हीट हो जाती है, कई बार जल जाती है, ठीक है। तो ये बातें देखने को मिलती हैं। साथ ही समय के साथ ये अपनी क्षमता खोने लगती है, तो इसलिए अब जैसे एक नए लैपटॉप की जो बैटरी होती है ना, उसमें मतलब लिथियम आयन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं याद रखना है, ठीक है। ग्रेफीन बैटरी ये इंपॉर्टेंट है, बार बार चार्ज करने की इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसकी वहनता को सीमित किया जा सकता है और काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे फ्लोराइड बैटरी ये काफ़ी अच्छी होती है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मंकी, डक्टाइल, टेरोसॉरस प्रजातियाँ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है। अल्ट्रा वाइट पेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अल्ट्रा वाइट पेंट क्या है, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बैकॉल जीवीडी टेलीस्कोप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। न्यूट्रिनो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। न्यूट्रिनो एक प्रकार का मूलभूत कण होता है, ये वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खास बात क्या है कि फोटोन के बाद दूसरे सबसे अतिशय कण है जो प्रकाश के कण है, मतलब ये लाइट के कण होते हैं। और एक बात बताएं आपको, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए जो हमारे यहाँ थेनी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, आपको ये दे सकता है कि न्यूट्रिनो के अध्ययन के क्या क्या लाभ हैं। तो सारे लाभ होंगे, क्यों? इससे पता चलेगा पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, सन कैसे आया, भूमंडल कैसे बना, है ना। तो इस चीज को बस याद रखना है कि सारे इसके प्रयोग होंगे, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात आती है आदित्य L1 के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा, आदित्य किसकी पर्यायवाची होती है? सूर्य की। तो ये सूर्य मिशन है, किसका है? इसरो का है। खास बात क्या है L1, आपको ये लग रहा होगा कि आदित्य L1 का क्या मतलब है। L1, L2, L3, L4 जो होते हैं ना, ये सब लैग्रेंज पॉइंट हैं, और आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछेगा कि लैग्रेंज पॉइंट का सामान्य सा मतलब क्या होता है। तो आप बताना साहब, लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकाय यानी कि सन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब मैं आपसे छोटी सी बात कहूँ, एक रस्सी हो, एक तरफ आप पकड़े हो और एक तरफ आपका भाई पकड़े हो, और जब दोनों लोग खींचोगे तो बीच में एक ऐसी कोई स्थिति होगी जहां पे दोनों का बल इक्वल लग रहा होगा। उसी को बोलते हैं नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ जमीन पे कि बताओ यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है। और जब उसको स्पेस की फील्ड में बोलते हैं तो बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई स्पेस सेटल जाएगा या हमारा कोई सैटेलाइट जाएगा तो यहीं पे वो टिक जाएगा L1 पॉइंट पे और अपने आप यहीं पे स्थिर बना रहेगा, तो इसलिए इसको हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। बाकी आपको सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, सौर कोरोना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वैसे कोरोना जो सन की लेयर होती है, जो आप देखेंगे कभी भी नंगी आंखों से आप देखना सन को सुबह सुबह, तो गोल गोल बेचारा खुपते चक्कर लगाता है, उसके किनारे को बोलते हैं कोरोना, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतनी बातें आपकी हो गई, N1, L1, L2, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना बताया बस उतना ही याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। अभी मैं कल स्पेस एक्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने साइंस को छोड़ के आप लोगों को पढ़ाने के लिए आर्ट्स को वो किया था, तो मैं स्पेस एक्स को पढ़ रहा था, तो उसमें मैं पढ़ रहा था इनके मिशन को, एलॉन मस्क के मंगल मिशन को, वहाँ पे जो बस्तियाँ स्टेब्लिश कर रहे हैं कि आखिरकार मंगल में ही क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक क्षेत्र है वास्तव में जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। और गोल्डीलॉक्स जोन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है, कि एक ऐसा जोन जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा आपसे लैग्रेंज पॉइंट पे भी पूछ सकता, तो आपको पता होना चाहिए। इंजूनियरिटी क्या है, ये मंगल ग्रह पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। भाई नासा का परसिवरेंस रोवर गया है मंगल मिशन पे, तो वो अपने साथ ये हेलीकॉप्टर को भी लेके गया था, तो वही इस समय उड़ रहा है। तो आपको याद नहीं रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी क्या समानता है, क्या समानता है, ये नहीं पूछेगा। काइमेरा रिसर्च क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। ब्रूसोलिसिस क्या है, ब्रूसोलिसिस काफ़ी सिंपल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वास्तव में एक तरीके का जूनोटिक रोगों के संदर्भ में बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। विभिन्न जो ब्रूसेला प्रजातियों के जीवाणु हैं उन पे एक रोग होता है, उसी को कहते हैं ब्रूसोलिसिस। तो आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ठीक है, खाम खा आप याद रखोगे। अब जूनोटिस कौन से हैं, जैसे एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछले महीने के करंट में, तो वहाँ आपको पता है जो जानवरों से रोग होते हैं, ठीक है। ब्रूसेलोसिस भारत में एक स्थानिक बीमारी है, मतलब ये भारत से ही शुरू हुई है, जैसे बांझपन, ठीक है, गर्भपात, पशु के कमजोर बच्चे का जन्म, उत्पादकता में कमी। कई बार आपने देखा होगा कि कई देवियां होंगी, ठीक है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, ठीक है। इसके कई सारे रीजन होते हैं कि उनका जो भ्रूण होता है वो उतना परिपक्व नहीं होता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई देवियां जो होती हैं वो प्रेग्नेंट तो होती हैं, लेकिन कोई ना कोई लापरवाही या कोई ना कोई बॉडी का ऐसा पार्ट जो होता है जो वर्क करना कम कर देता है, तो जिस कारण जो बेबी होता है 2 महीने 3 महीने का, वो अपने आप ऑटोमेटिक गिर जाता है, इसको गर्भपात बोलते हैं, ठीक है। पशु के कमजोर बच्चे, जैसे मुझे याद है कि मेरी जो गाय थी उसका जो बच्चा जन्म लिया था बड़ा कमजोर था, दुबला पतला, क्योंकि उसको बीमारी थी इसी चीज की, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं ब्रूसोलिसिस के बारे में, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रू 2 मिशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया का होता तो जरूर पूछ सकता, ठीक है। टीसू चिप्स आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसको क्या याद रखोगे आप, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, खास बात क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। आपको मैंने जब साइंस टेक पढ़ाई है तो लो अर्थ, मिडल अर्थ और हाई अर्थ इनको पढ़ाया है, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। खास बात ये भी कि यहाँ पे 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो एक साथ मिलके यहाँ पे रहती हैं, जैसे रशिया की रॉसकॉस्मोस है, नासा है अमेरिका की, ठीक है, जाक्सा है जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, CSA कनाडा की है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, मतलब भारत का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, भारत अपना बनाएगा 2030 तक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोविड-19 के क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। उड़ीसा में डॉल्फिन आबादी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि चिल्का जो लेक है वहाँ पे डॉल्फिन की आबादी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है, ठीक है। तो इरावदी डॉल्फिन क्या है, इरावदी डॉल्फिन खासतौर पे IUCN में लुप्त प्राय है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बाकी इरावदी आपको पता है मेकांग नदी में पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडो पैसिफिक आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चिल्का लेक मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ाया था कि उड़ीसा की ये झील है,
खासतौर पे एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे देखिए याद नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं आने वाला है कि हाँ बताओ चिल्का लेक कैसी दिखती कैसी नहीं दिखती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये राजस्थान का पक्षी है और खास बात इसकी क्या है, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। डेजर्ट नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, तो आप क्या याद करोगे। ठीक है, थार मरुस्थल इससे पहले ही पढ़ाया था, तो अब आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है नहीं। विदेशज पशु के बारे में आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, साइट्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, वो क्या करती है कि दूसरे देशों से, आपने देखा होगा ना कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते पालते हैं, वो कुत्ते हमारे यहाँ के नहीं होते हैं, जैसे लेब्राडोर वगैरह हो गया है ना, वो सब कहाँ से आते हैं, बाहरी देशों से आते हैं। तो वो साइट्स के अकॉर्डिंग सबके सब रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, कि ताकि कोई ऐसा पशु ना आ जाए वहां से जो दिक्कत कर दे। बाकी दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि मेरी जो भांजी है वो मुझे पहले हिप्पोपोटामस कह के बुलाती थी, तो मैं सोचा था बहुत अच्छा वर्ड ये बोल रही है, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो इतनी आती नहीं थी, तो मैं सोचा था अरे वाह मुझे हिप्पोपोटामस बोलती है। तो मैंने बाकी जितने भी लोग होते थे उनको भी बोलना शुरू कर दिया, अरे तुम तो हिप्पोपोटामस हो। एक दिन ऐसे सज्जन से मुलाकात हो गई जिनको हिप्पोपोटामस का मतलब पता था, बोलते हैं अरे भाई ये तो बहुत गंदा जानवर होता है, बहुत बदबू करता है। मैंने कहा अच्छा उसको हिप्पोपोटामस बोलते हैं, तब मुझे पता चला कि अरे बाप रे, मेरी ही मतलब भांजी मेरे ही ऊपर मतलब ये कहती है कि मैं बहुत बदबू करता हूँ, है ना। बाद में फिर मैंने उसकी क्लास ली। ये IUCN में वल्नरेबल है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये याद नहीं रखना है। वाह, बाकी बच्चे इसमें जा चुके, केवल 3 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, सही बात है। चलिए, वैश्विक जलवायु स्थिति आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये बस पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। WMO क्या है, ये UN का पार्ट है। और आप याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट है वो UNEP के द्वारा जारी की गई है, तो आप कहना नहीं बाबूजी ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बताओ इंडिया मेंबर होगा, अरे भाई UN का पार्ट है तो इंडिया तो मेंबर होगा ही होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गए। तो इतनी बातें हो गई। अब बात आती है यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, वही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो। ठीक है, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हिम तेंदुआ आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आप इसे मत ही याद रखना। ठीक है, बाकी जब आएगा तो मैं आपको वहाँ पे आपको कवर करा दूंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि ये 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान आई थी। ये किस किस को फंड करती है, UNFCCC को करती है, UNCBD को करती है, UNCCD को करती है ना, पारा और मिनीमाटा, अच्छे से आपको पता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। कौन कौन से हमारे यहाँ तेंदुआ जो रेंज कंट्री है वो कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन नाम याद हो, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बस इससे ज़्यादा क्या याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। ब्लू फ्लैग तटों का निर्माण आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया था, है ना, कौन जारी करता है, FEE, है ना, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। तो बस आपको ये याद रखना है कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी करता है। ब्लू फ्लैग किसके लिए होता है, समुद्र तटों के लिए। क्या उड़ीसा को मिला है, बिल्कुल साफ, उड़ीसा के तटों को ही तो मिला है, इसलिए आपको ये याद रखना है, समझ गए। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, इको लेवल वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बात आती कठोर प्रवाल। प्रवाल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, तो प्रवाल के बारे में बस आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि जो प्रवाल होते हैं, ठीक है, इनको आनुवंशिक रूप से सामान्य जीवों से बनते, पॉलिस इनको बोलते हैं, सूक्ष्म शैवाल होते हैं, जूजेंथलिक कहा जाता है, जो उनके भीतर रहते हैं, इनके मध्य परस्पर संबंध होता है, मतलब सहजीविता का संबंध होता है। ठीक है,
समुद्र के वर्षावन कहलाते हैं। ठीक है, बाकी आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फायदे होते हैं। बाकी आपको हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि प्रवालों को कौन हानि पहुंचाता है, तो अत्यधिक मत्स्यन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना। मछली पकड़ने का गलत तरीका आपको पता होना चाहिए। मछली पकड़ने का एक तरीका क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े मतलब वो बनाते हैं ट्रोलर। ठीक है, और क्योंकि मछलियाँ सतह पे ज़्यादा होती हैं तो वो नीचे सतह पे जाके और पूरा खरोंचते हुए उसको उठा लाते हैं। तो उसमें क्या होता है, न केवल मछली बेचारी आती है बल्कि मगरमच्छ वगैरह सब उसमें चले आते हैं, तो वो भी बेचारे मर जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक खतरनाक तरीका था, इस पे रोक भी लगाई गई है। लेकिन वही होता है, कौन मानता है। मनोरंजन गतिविधियां है ना, तटीय विकास, प्रदूषण, ये सब रीजन है जो प्रवाल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, प्रवाल विरंजन क्या होता है, जब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मतलब एक्सट्रीम हो जाते हैं तो उनको हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात आती है लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखना नहीं है। भारत का रुख, ये सब क्वेश्चन फालतू के हैं। ग्रीन इनिशिएटिव सऊदी अरब का, ये क्या है। ठीक है, ये वास्तव में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुरू किया गया है ग्रीन इनिशिएटिव। अब ग्रीन का मतलब क्या हो सकता है, पेड़ पौधों से ही हो सकता है। ठीक है, कि हम सऊदी अरब में अब खूब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बात आती है कैरेबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड का, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे मत याद रखना है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी आपसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सल्फर जो डाइऑक्साइड होती है ये हमारी जो परिवहन होते हैं वहाँ से निकलती है, प्रदूषक होती है बहुत बड़ी, और हमारे यहाँ जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें शामिल है। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। अम्लीय वर्षा से इसका क्या संबंध है, हवा और वायु के प्रवाह के कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कणों के वायुमंडल में पहुंचने से अम्लीय वर्षा होती है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। असम में भूकंप आया कि नहीं आया, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भूकंप क्या है ये डिटेल जानकारी हम आपको ज्योग्राफी में देंगे और वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। भारत में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, क्वेश्चन आपसे प्रीलिम में नहीं पूछेगा, मेन से पूछेगा, तो वहाँ पे हम आपको इसे कवर कराएंगे। ठीक है, गन्ने की खेती इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। खास बात है कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। दूसरी खास बात क्या है कि गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। तीसरी खास बात क्या है कि मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और खास बात यह है कि 40 फसल योगदान जो नकदी फसलें हैं उनमें इसी का है, केवल गन्ने का। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना। मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि गन्ना मिलें जो हैं हमारे यहाँ, सॉरी चीनी मिलें दक्षिण में क्यों है, उत्तर में कम क्यों है, तो वो बताएंगे वहाँ पे। मानस मोबाइल ऐप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इंपॉर्टेंट है, एक संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। 89 अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको बनाया गया था। क्या क्या कार्य हैं, आपको क्या याद करना है, एंग्लो इंडियन के बारे में बातें करेगा, अनुसूचित जातियों के संरक्षण की बात करेगा, उनको राइट्स दिलाने की बात करेगा, ये तो नॉर्मल सबको पता होता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम से ही आप समझ जाओगे कौन जारी करता है। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो क्या याद रखना है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यहाँ पे, हाँ ये हो गया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है, ये शीर्षक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये विश्व जनसंख्या दिवस वाले को पूछता है, रिपोर्ट वाले को नहीं पूछता है, तो आपको वहाँ पे बस याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट आपसे ये तो नहीं पूछेगा, डायबिटीज पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले। डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह रोग, मतलब ये एक गैर संचारी रोग है, अर्थात किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज है और आप अगर उसके बगल में बैठे तो फिर आपको डायबिटीज नहीं होगा, इस चीज से परेशान ना हो। ठीक है,
ये कब होता है? ये तब होता है जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन, एक हार्मोन होता है जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, का उत्पादन नहीं करता, जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं करता। मतलब आपने देखा होगा डायबिटीज के कई सारे मरीज आपको मिलते हैं, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 दो श्रेणी होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए बी सी, इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो डायबिटीज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। क्लियर। अब बात आती है इंसुलिन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बायोलॉजी है, मैं बायोलॉजी आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि आप फिर बोर हो जाएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो आप बता देना कि साहब इसे यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है जीरो इन ऑल मलेरिया एलिमिनेशन। ये तो क्वेश्चन आपसे भले ना पूछे, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि E2025 पहल किससे संबंधित है? मलेरिया को दूर करने से, ठीक है। दूसरा मलेरिया पे क्वेश्चन आएगा कि ये एक मच्छर जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मतलब मलेरिया वायरस से नहीं होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा पढ़ते हैं ना डेंगू मलेरिया, तो मलेरिया वायरस जनित बीमारी नहीं है, ये याद रखना है, ये पैरासाइटिक बीमारी है, ठीक है। खास बात क्या है कि इसमें कई टाइप होते हैं, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें टीका मलेरिया का मॉस्क्यूरिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक वैक्सीन है एक तरीके की। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। हाँ, ये देख लेना कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जीएसके जो कंपनी है इसके द्वारा विकसित किया गया था, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे E2025 पहल WHO की है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि हाँ ठीक है, बस आपको ये याद रखना है ना, जीरोइंग इन मलेरिया एलिमिनेशन रिपोर्ट WHO की, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको दे सकता है कि क्या भारत में मलेरिया एलिमिनेट हो गया, तो नहीं, पोलियो हुआ है, ठीक है, मलेरिया एलिमिनेट नहीं हुआ। भारत में मलेरिया के आज भी केसेस देखने को बहुत मिलते हैं, आप में से किसी न किसी को हुआ होगा। अब बात आती है लिंगराज मंदिर। आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको कई बार बताया कि लिंगराज मंदिर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। खास बात क्या है लिंगराज मंदिर की कि ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी खास बात, सोमवंशी राजा ययाति वर्मन के द्वारा इसे बनवाया गया, ठीक है। तीसरी खास बात ये कि लाल पत्थर से निर्मित है और कलिंग शैली वास्तव में नागर शैली की उड़ीसा उप शैली है, ठीक है। मतलब नागर शैली एक बड़ा कॉन्सेप्ट, उसमें लोकल शैली हो गई उड़ीसा की कलिंग शैली, तो उसी का पार्ट है। इसमें 4 भागों में इसको बांटा गया है, विमान, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। नाट्यशाला का मतलब नृत्य करने वाले, जैसे सिंपल चीज हो ना, टेंट वगैरह लगते हैं ना आपके यहाँ, तो उसी को बोलते हैं शाला, नाट्यशाला, ठीक है। अब वो वाली शाला नहीं, वो जो एक शाला होता है ना, वो वाला शाला भी नहीं और वो वाला भी शाला नहीं, जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। खास बात यहाँ पे ये कुछ नहीं पूछेगा, बाकी ये जरूर पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में अन्य कौन कौन से प्रमुख स्मारक हैं, तो बता देना कोणार्क सूर्य मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ को ही यमुनिका तीर्थ कहते हैं, तारा तारणी है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं, जो कि उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं वास्तव में कलिंग का जो खारवेल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, उदयगिरी का हाथी गुम्फा लेख उसी से संबद्ध है ना। बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो ये आपका हो गया, बाकी आपको ये पढ़ना नहीं है, नागर शैली से संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, खास बात यहाँ पे जो ये है कलिंग में, वो ये है कि शिखर, गर्भगृह और गर्भगृह को जगमोहन, और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो है देउल शैली। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देउल शैली का संबंध किस आर्किटेक्टर से, तो आप बता देना कि साहब इसका कलिंग शैली से संबंध है, या कहें कि नागर शैली से संबंधित है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में नागर ही दिया हो, बाकी आपको नहीं याद रखना है। महावीर जयंती पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैन समुदाय के प्रमुख संत हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है, मतलब महावीर, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। ये जैन समुदाय के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहलाए थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, और स्तवन व जैन प्रार्थनाओं को किया जाता है, अभिषेक नाम का इनके यहाँ प्रोग्राम होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। बाकी जब एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इनको और डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जान लो
कि इनका बर्थडे 540 बीसी में वज्जी साम्राज्य, वज्जी उस समय गणतंत्र होता था, ठीक है। कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशिला के यहाँ हुआ था, ठीक है। दूसरी खास बात क्या, इनके बचपन का नाम महावीर था, बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था, इसलिए इनको वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बढ़ता हुआ। दूसरी खास बात यह कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया और 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जल्दी प्राप्त हुआ था, इनको 12 वर्ष में प्राप्त हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपने शिष्यों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन चीज के पालन करने की बात की, ठीक है। उनकी शिक्षाओं को जैन आगम के नाम से जाना जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 5 महाव्रत कौन से, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो आपको ये याद रखना है। और ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिरत्न को लेके कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है नीरछीर, नीरछीर का मतलब क्या होता है कि तथ्य और तर्क के माध्यम से किसी भी चीज को पढ़ना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है नहीं। जैन धर्म अपनी सहायता करने पर, ये तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये 2 संप्रदायों में डिवाइड हुआ था। स्थिल बाहु के नेतृत्व में क्या कहलाता था, उसको कहते थे श्वेतांबर, यानी कि जो श्वेत कपड़े पहनते थे। भद्र बाहु के नेतृत्व में क्या कहलाता था, दिगंबर, मतलब दिग है अंबर, दिशाएं जिसका अंबर हो, मतलब वो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी खास बात ये याद रखनी है कि जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्मों से निर्धारित होता है, मतलब व्यक्ति के कर्म ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। संथारा प्रथा एक तरीके का आप कह सकते हो अनशन कह सकते हो, या एक तरीके का उपवास कह सकते हो। मतलब जैसे आप लोग हो ना, घर में कई दिनों तक खाना नहीं खाते होगे, लड़ाई कर लेते होगे और बोलते होगे हम मर जाएंगे बिना खाना किए हुए, तो वही एक तरीके का संथारा है, ठीक है। श्वेतांबर जैन इसे संथारा कहते हैं, जबकि दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं, जबकि हैं दोनों एक ही चीजें, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। संयुक्त लॉजिस्टिक नोड आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आहार क्रांति मिशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती। हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता हो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। और यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग है ना, इन पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। वीजा पे आता नहीं है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। विश्व धरोहर स्थल पे आपसे क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपडेट होता रहता है। वर्तमान में 38 कुल विश्व धरोहर साइट हैं, जिनमें अजंता की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, 7 प्राकृतिक है ना, एक मतलब वैसी, तो आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, मिक्स, ठीक है। कांजीरंगा इसमें मिक्स में शामिल है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि मोटे तौर पे कि यूनेस्को जो है वो क्या है, और आपको पता होना चाहिए यूनेस्को के द्वारा एजुकेशन से संबंधित 2 डिक्लेरेशन जारी की गई। कौन कौन सी वो डिक्लेरेशन है, उनका क्या क्या नाम है, एक का नाम है किंगदाओ और दूसरे का नाम है इंचियान। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। इको मास वगैरह आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। डिस्क फुटेड बैट क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो क्या, नोंग खिल्लिम वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो मेघालय का। दूसरा, मेघालय में अन्य कौन कौन से हैं, तो नोकरेक, ऑलरेडी नोकरेक पे आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोकरेक कहाँ पे। बाकी आप इनको देख सकते हो, पूछेगा नहीं, लेकिन नोकरेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्रुव MK3 आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिस्पॉन्स प्रोग्राम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इम्प्रिंट प्रोग्राम का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक तौर पे कि ये योजना मतलब वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री का पार्ट है, 2015 में शुरू की गई थी, और इसमें 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रमुख इंजीनियरिंग और जो प्रौद्योगिकी चुनौतियां थीं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके संदर्भ में कई सारे IIT और ISC ये सब मिलके आई और उन्होंने इसको अंजाम दिया, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिविल सेवा दिवस आपका मेंस का है, उसे पढ़ना, तब वहां पे आएगा कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का स्टील फ्रेम इसे कहते हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे मैंने ऑलरेडी आपको कल ही पढ़ाया था, तो अब यहाँ पे कुछ पढ़ाने की और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थ डे है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं, एक तरीके का मातृ दिवस लोग मनाते हैं, ठीक है।
आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है, इसको क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये डे वाले कब मनाए जाते हैं आपसे क्वेश्चन नहीं आता है। अर्थ आवर क्या है? अर्थ आवर का मतलब 1 घंटे के लिए हम क्या करें, लाइट को बुझा दें, तो उसी से संबंधित है अर्थ आवर, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी बच्चे जो लेट जुड़े हैं तो 1 घंटे, लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी मिस हुई है, तो आप बाद में जब भी एक क्लास आएगी आज सुबह रिकॉर्डेड, तो आप वहाँ पे सुन लेना, ठीक है। मधु क्रांति पोर्टल हनी कॉर्नर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। मधु का मतलब शहद ही होता है, ठीक है, तो बाकी आपको याद ही रखने की जरूरत नहीं है। हार्ले केविन बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको याद नहीं रखना है। नौसैनिक अभ्यास आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखने, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं अब। उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी, ठीक है। चैफ प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके की ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसके संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक जो काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है उसका विश्व भर में नौसैनिक पोतों को शत्रु के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइलों से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे समझो कि एक तरीके का लुका छुपी वाला जो खेल होता है ना, कि हम किसी के घर में जाएंगे दबे पर तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो बिल्कुल जो हमारी पनडुब्बियां होती हैं, ठीक है, या हमारे जो नौसैनिक पोत होते हैं, वो मान लो किसी दूसरे मुल्क में गए और वहां से वापस चले आए लेकिन उनको पता ना चल पाया। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मुझे याद नहीं आ रही, सैफ अली खान की मूवी है और मुझे याद ही नहीं आ रही, चलो फैंटम, हाँ, उसमें देखा होगा कि लास्ट में बचाने के लिए जो पनडुब्बी जाती है लेकिन वहाँ की रडार पाकिस्तान की नहीं पकड़ पाती, तो वो वास्तव में चैफ प्रौद्योगिकी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा, चैफ प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है, तो आप बता देना, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीटी वैल्यू क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपसे आपकी जानकारी के लिए आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इस पे लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है सामान्य तौर पे इसको देखते हैं। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब आरटीपीसीआर ये परीक्षण सकारात्मक है, मतलब स्वयं एकत्रित किया जाता है। मतलब आपका जो बलगम है, आपके अंदर रॉड को डाल के वो जो बलगम निकाला जाता है, जो थूक निकाला जाता है, उसको किया जाता है। और इससे खास बात क्या होती है कि पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करके राइबोन्यूक्लियोनिक एसिड का परीक्षण करते हैं और फिर इसे डीएनए में परिवर्तित कर दिया जाता है। तब पता चलता है कि अच्छा आप बीमार हो या नहीं बीमार हो, ठीक है। मतलब ये काफ़ी हाई लेवल का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कृषि अवसंरचना कोष इंपॉर्टेंट है, ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरा का पूरा फंड किसके द्वारा दिया जा रहा है, पूरा का पूरा फंड इसमें दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का उसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है। आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन इसका लाभार्थी है, तो जो किसान उत्पादक संगठन है, एफपीओज वगैरह, वो सबके सब में, स्वयं सहायता समूह, मतलब काफी सारे लोग हैं। खास बात क्या है कि 2 करोड़ रुपए तक की जो सीमा है ऋण के लिए, उसमें 3% प्रति वर्ष का इंटरेस्ट सबमिशन होगा और यह अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति लोन लेगा उसको 2 करोड़ रुपए तक के लोन पे 3% की छूट दी जाएगी, ठीक है। उसी से संबंधित है। इतना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए कि हाँ केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या है। कुछ और योजनाएं जैसे भारत नेट, नमामि गंगे, है ना, और मैंने तो आपको बता ही रखा है कि संघ सूची से संबंधित ही बनती हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। बाकी आपको याद नहीं रखना है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कुछ कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पूजा जी क्लास तो हमारी बस कंप्लीट होने वाली है, कोई बात नहीं, लास्ट में आए ठीक आए, लेकिन आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप ये शुरू से ही पूरी रिकॉर्डेड क्लास देखना। रामानुजाचार्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनकी 1004वीं जयंती मनाई जा रही, सोच सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य। और इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे भी, काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने रामानुजाचार्य ने वेदांत, वैष्णववाद, इस दर्शन का समर्थन किया था। खास बात इनकी ये है, ये महान दार्शनिक, संत, समाज सुधारक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रमुख प्रतिपादक। कई बार आपको क्वेश्चन गलत कराने के लिए दे देगा कि विशिष्टाद्वैतवाद से कौन जुड़ा हुआ था, तो रामानुजाचार्य, ठीक है। और कब इनका मतलब देहांत हुआ? 1137 के आसपास में, ठीक है। 120 वर्ष तक सोचो जिए थे, आज का आदमी नहीं जी पाता है।
नरेंद्र कोहली कौन थे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यकृत दिवस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्लड ऑक्सीजन नहीं पूछेगा। इटली का मेगा फूड पार्क नहीं पूछेगा। लूना 25 मिशन आपसे नहीं पूछेगा। ये कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास बात क्या है कि एक स्टेचुरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसका गठन 2002 के एक एक्ट के तहत किया गया था। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिविल सेवा दिवस आपसे पूछेगा नहीं। खंजर क्या था? किसी को भोंकने के लिए तो कहेगा नहीं, ठीक है। ब्लू नेचर अलायंस क्या है? में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो बस ब्लू का मतलब क्या? पानी, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये पक्का किसी ना किसी समुद्री संगठन से रिलेटेड होगी, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। शिव सुब्रमण्यम रमन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। विश्व पुस्तक दिवस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंग्रेजी भाषा दिवस नहीं पूछेगा। मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं पूछेगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोविरैप टेस्ट किट आपसे नहीं पूछेगा। हेट क्राइम वनिता गुप्ता आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। माउंट अन्नपूर्णा नहीं पूछेगा। विश्व मलेरिया दिवस नहीं पूछेगा, ऑलरेडी मैंने विश्व मलेरिया रिपोर्ट आपको बता दिया। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता, नहीं पूछेगा। वैश्विक संपदा दिवस, इस पे बस इंपॉर्टेंट ये है, वीपो को क्या बताएं, यूएन का पार्ट है। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो इसको भी आप मत ही पढ़िए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आगे आपको बता रखा था पहले, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। गाम्बिया में ट्रैकोमा, पंडित राजन शर्मा, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि पंडित राजन मिश्र कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है वहाँ पे उसे याद रखना। बाकी मनोज दास क्या हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत ब्रिटेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। झुरोंग रोवर, आयुष्मान भारत दिवस, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आने। ये सब के सब होते हैं ना जो गंदे टाइप के एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए हैं, यूपीएससी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने अप्रैल 2021 माह के सेकेंड पार्ट या कहें लास्ट पार्ट को कवर कर लिया और हमारा अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो गया। अब हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो मई से संबंधित होगा, ठीक है। और मई में भी हम कोशिश तो यही करेंगे कि क्योंकि हमारा 15 मई से लेके 31 मई का तो कंप्लीट था, तो हम एक पार्ट को यहाँ पे पढ़ लेंगे और यहाँ पे इसको पढ़ लेने के बाद फिर हम आपको जून का भी कवर करा देंगे, क्योंकि मई तक हमने पढ़ा था लेकिन जून का पूरा महीना नहीं पढ़ा। अर्थात हमें केवल कितने पार्ट पढ़ने, 3 पार्ट कवर करने हैं, तो उन 3 पार्ट को कवर कर लेंगे। दूसरा हमारे पास जो चल रहा है डेली का प्रीलिम बूस्टर, तो वहाँ पे अभी अगस्त में हमने 4 दिन नहीं पढ़े हैं और पूरा सितंबर नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 15 सितंबर तक का ही आपसे करंट यूपीएससी पूछेगी, कारण आज यूपीएससी का प्रवेश पत्र बन चुका है, तो यानी कि पेपर आपका बन गया है, तो अब आपसे करंट आगे का नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको 20 सितंबर या कहें 15 सितंबर तक का करंट कवर करा देंगे। अब हमारे केवल यही 3 वीडियो बड़े बड़े बचे हैं, तो उन 3 वीडियो को हम आपको अगले पार्ट्स में कवर कराएंगे एक एक करके। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट या मई के पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।